Hello and welcome to LN2 Education. Today we'll discuss about an important sector, that is Attorney General of India, that is AGI, Attorney General of India. इसे कहते हैं भारत का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, दैट इज कॉल्ड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आज हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी जो फिलहाल जो सितंबर 30 तक थे हमारा कौन, के वेणुगोपाल जी, के वेणुगोपाल जी हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था। अब जो हमारा नया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट हुए हैं वो है आर वेंकटरमणी। ओके, क्लियर। सितंबर 30 तक जिनका टेनर था, जो हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे और जो हमारा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर थे इस कंट्री का, भारत का, उनका नाम था के वेणुगोपाल। जो अभी है, अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है भारत का? आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी इज द सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो आज हम उनके बारे में विस्तार में जानेंगे। देखिए, मैं पहले से बोल चुका हूं, हमारा अभी पॉलिटी का सेशन चल रहा है और पॉलिटी का सेशन में हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपका इलेक्शन कमीशन पढ़ चुके हैं, यूपीएससी पढ़ चुके हैं, एसपीएससी पढ़ चुके हैं, फाइनेंस कमीशन पढ़ चुके हैं, और आपका एससी, जो एससी शेड्यूल कास्ट के बारे हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, एजीआई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो भारत का संविधान में उसी के बारे में जिक्र किया गया है। और अभी फिलहाल हमारा जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज एजीआई, कौन है? आर वेंकटरमणी। उनके बारे में, तो उनके बारे में नहीं, मतलब ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं जिक्र करूंगा, ये जो पार्ट है इट इज अ वेरी वेरी पार्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। जो ओपीएससी का एग्जामिनेशन होने वाला है 16 अक्टूबर में, उसके लिए इसमें एक क्वेश्चन तो पोटेंशियल क्वेश्चन आ सकता है। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये भी मेंस एग्जाम में कुछ हद के लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, बोथ ओपीएससी एंड यूपीएससी के लिए। चलिए हम उसके बारे में समझते हैं। तो मैं उसके बारे में आपको डिटेल समझाता हूं। तो ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो उनके बारे में आर्टिकल 76 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र किया गया है। आर्टिकल 76 प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए जो ऑफिस एक होना चाहिए, इसमें जिक्र किया गया है। और ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, and Attorney General of India is the highest law officer of the country। देखिए, थोड़ा कंफ्यूजन होता है, जैसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री और लॉ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ये जो दो चीजें डिफरेंट है। अगर हम उसका सिमिलरिटी देखेंगे, सिमिलरिटी क्या है इसमें? सिमिलरिटी है, ये दो जो पद है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल है। जो अपना लॉ मिनिस्टर है, जो लॉ मिनिस्टर है वो कैबिनेट के अंदर है, वो कैबिनेट के अंदर है, वो इलेक्टेड होते हैं। ओके, वो एक इलेक्टेड मेंबर है। और ये जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, ही इज नॉट एन इलेक्टेड मेंबर, he is appointed by the president of the India। he is appointed by the president of India। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। जो बच्चे लोग ना एग्जाम में थोड़ा सा हड़बड़ा रहते हैं कि
क्या है अपना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और एक है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। हम नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ेंगे। तो कंफ्यूजन होता है लॉ मिनिस्टर और हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, ये दोनों में कंफ्यूज है। मैं ये कंफ्यूजन आपका दूर कर दिया हूं। ओके, ये जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, ही इज एन अपॉइंटेड, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो लॉ मिनिस्टर है वो कैबिनेट में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कैबिनेट होता है, वो कैबिनेट में वो काम करता है, वो कैबिनेट मिनिस्टर है अपना लॉ मिनिस्टर। ओके, तो दोनों डिफरेंट है, इसमें डिफरेंस है। और इसमें क्या सिमिलरिटी है? सिमिलरिटी है कि ये दो पद कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। ओके, ये दो कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। ओके, कंफ्यूज क्लियर हो गया? आई थिंक कंफ्यूजन इज ओवर। नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट के बारे में। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भारत का प्रेसिडेंट होते हैं तो उनको अपॉइंटमेंट करते हैं। ओके, he must be a person who is qualified to be appointed as a judge of Supreme Court. ओके, तो ये जो पर्सन है ना, वो उनका क्वालिफिकेशन क्या है? उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो एक सुप्रीम कोर्ट का जज का जो क्वालिफिकेशन है, तो उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इनका ना एजीआई का। और देखिए, आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होता है, मैं इधर मेंशन किया हूं। देखिए, इधर मैं मेंशन किया हूं द क्वालिफिकेशंस टू बिकम ए सुप्रीम कोर्ट व्हाट जज। ओके, सुप्रीम कोर्ट जज। देखिए क्या है, पहला मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। पहले तो आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा, यू मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड, मस्ट हैव ए जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 years। तो आपका भारत में कोई भी हाई कोर्ट में आपका 5 साल का एज ए जज एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, यू मस्ट पोजेस an experience of a judge of any high court of India at least for 5 years। 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एक जज के हिसाब से एनी हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री, एनी हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री। और थर्ड में क्या है, an advocate of some high court for 10 years। देखिए, ये भी हो सकता है, इन दोनों में एक होने से चलेगा। अगर आप कोई हाई कोर्ट में एक जज के हिसाब से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चलेगा, नहीं तो कोई भी एक हाई कोर्ट में अगर आप एक एडवोकेट के हिसाब से आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है तभी चलेगा। इन दोनों में से कोई होने से चलेगा, एज यू आर एलिजिबल फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज। ओके, और क्या होता है, और एक है an eminent jurist in the opinion of the president। ओके, और an eminent jurist in the opinion of the president। इन तीनों में से कोई भी एक होना चलेगा। और प्रेसिडेंट को लगे कि आप एक eminent jurist है, तब भी आपको एज ए सुप्रीम कोर्ट जज के हिसाब से अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। ओके, तो पहला वाला जो है क्राइटेरिया, मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ओके, अगर आप पाकिस्तान या अफगानिस्तान या फिर ब्रिटेन का सिटीजन हो, आप यहाँ का यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ द हाई सुप्रीम कोर्ट जज। ओके, तो पहले तो आपका एक भारतीय नागरिक होना पड़ेगा। सेकंड, ये जो 3 कंडीशन है, इनमें से कोई एक होने से चलेगा। पहला क्या बोला, कोई भी हाई कोर्ट में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए जज, या फिर कोई भी हाई कोर्ट में एक एडवोकेट के हिसाब से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर प्रेसिडेंट आपको रेकमेंड करे कि यू आर एन व्हाट इमिनेंट जूरिस्ट। ओके, यू शुड बी कंसिडर एज एन इमिनेंट जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, इन तीनों में से एक होने से चलेगा। ओके, क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द टर्म ऑफ द एजीआई, द टर्म ऑफ द Attorney General of India is not fixed by the COI, means Constitution of India। जो भारत का संविधान है, तो उनका टर्म क्या है इसमें मेंशन नहीं किया गया है। वो कितना साल तक काम करेंगे इसमें मेंशन नहीं किया गया है। The Constitution does not contain the procedure and the ground of the removal। Okay,
ये भी एक चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा नहीं हुआ है, तो कौन सा ग्राउंड में उनको रिमूवल कर सकते हैं, तो उनका रिमूवल का ग्राउंड भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। उनका फिक्स टेनर, कितना साल तक काम करेंगे, वो भी मेंशन नहीं है। तो उनका रिमूवल का ग्राउंड क्या होना चाहिए, वो भी मेंशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है कि he holds office during the pleasure of the president। यस, तो एज प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं, मतलब वो प्रेसिडेंट का प्लेजर से वो काम करेंगे। प्रेसिडेंट जब तक चाहेंगे तब तक वो काम करेंगे, जब तक नहीं चाहेंगे वो काम नहीं करेंगे। देखिए ये प्रेसिडेंट का हाथ में कुछ नहीं होता है, जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे उस हिसाब से होगा। लिखा गया है कि वो प्रेसिडेंट की प्लेजर से काम करेंगे, प्रेसिडेंट जब तक चाहेंगे वो काम कर सकते हैं, नहीं तो उनको रिमूवल कर सकते हैं। तो ये सिर्फ लिखा हुआ है, पर वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन देंगे ना, अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। ओके, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, ही मे आल्सो क्विट हिज ऑफिस बाय सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। ओके, अगर उनको कभी लगा उनका टेनर अगर खत्म नहीं हुआ है और टेनर से पहले उनको लगे नहीं मैं वो काम नहीं करना चाहता हूँ, कि मुझे मतलब कुछ तकलीफ होता है, मैं डिजीज पर्सन हूँ, मैं सीक हूँ, या फिर मुझे कुछ टेंशन है, मैं काम नहीं कर सकता हूँ, तो वो भी अगर चाहेंगे तो अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर सकते हैं। किनको, प्रेसिडेंट को सबमिट कर सकते हैं उनका टेन्योर खत्म होने से पहले। ओके, क्लियर? आई थिंक दिस विल बी क्लियर। चलिए अब पढ़ते हैं उनका फंक्शन क्या होता है। ये दो मेन फंक्शन है, देखिए, टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स व्हिच आर रेफर्ड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। तो क्या है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो लीगल मैटर के बारे में एडवाइस करेंगे। ओके, तो उनका पहला फंक्शन क्या है, ही हैज टू एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स। कुछ लीगल मैटर्स के बारे में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या सजेशन कर सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ लॉ में कुछ बदलाव करना चाहता है या फिर कुछ अमेंडमेंट करना चाहता है, और इसी टाइम प्रेसिडेंट अपना जो एजीआई होते हैं तो उनको कहेंगे कि आप इधर थोड़ा एक्ट कीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप एडवाइस कीजिए इस लीगल मैटर के बारे में। ओके, ये उनका फंक्शन होता है। नेक्स्ट, टू परफॉर्म अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइन्ड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। और भी कुछ अगर लीगल मैटर होता है जो उनको प्रेसिडेंट साहब देते हैं करने के लिए, उसको भी वो परफॉर्म करेंगे। ये दो उनका मेन फंक्शन है। तो पहले क्या बोला कि पहले तो उन्हें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ लीगल मैटर के बारे में एडवाइस देना चाहिए। ओके, सेकंड क्या है, तो उन्हें वो ड्यूटी परफॉर्म करना चाहिए। कौन सा ड्यूटी, कुछ लीगल ड्यूटी परफॉर्म करना चाहिए जो उनको प्रेसिडेंट असाइन किए होंगे, उसको परफॉर्म करना चाहिए। ये दो उनका फंक्शन हो गया। चलिए अब देखते हैं उनका ड्यूटीज। आई थिंक ये कुछ दिक्कत नहीं होगा, मैं जो उसको बीट बोला हूं, मैं उसको सब कुछ क्लियर करके आपको बोल चुका हूं, इसमें आपको कुछ डाउट नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं उनका ड्यूटीज क्या होता है। देखिए, टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का कोई केसेस चल रहा है, हर केसेस में उनको देखना चाहिए। ओके, हर केसेस में उनको देखना चाहिए। किनको देखना चाहिए, अपना जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को उधर देखना चाहिए। ओके, पहला। सेकंड, टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। ओके, वो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे एनी मैटर में। ओके, ये अपना सेकंड आ गया। थर्ड क्या आ गया, टू अपीयर इन द हाई कोर्ट इन एनी केस इन व्हिच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में अगेंस्ट कुछ केस चल रहा है कोई भी हाई कोर्ट में, सपोज कोई मैटर हो गया सेंटर वर्सेस स्टेट की कुछ डिस्प्यूट है, अगर वो केस कोई भी स्टेट का हाई कोर्ट में चल रहा है, उस हाई कोर्ट में भी ये जाएंगे और वो सेंटर को रिप्रेजेंट करेंगे एज द हाईएस्ट लॉ ऑफ इंडिया, वो सेंटर को रिप्रेजेंट करेंगे। He has the right to speak and to take part in the proceedings of both the houses of the parliament or in joint session of the parliament। चलिए, अगर पार्लियामेंट में जॉइंट सेशन हो रहा है, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों का जॉइंट सेशन हो रहा है, उधर स्पीकर है, प्रेसिडेंट है, तो उसमें भी वो बैठ सकते हैं, या नहीं तो फिर वो लोकसभा में जो प्रोसीडिंग चल रहा है या फिर राज्यसभा में वो चल रहा है प्रोसीडिंग, उसमें भी वो बैठ सकते हैं। अगर बैठ के क्या कर सकते हैं, बोथ द हाउस में बैठ सकते हैं, टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोथ द हाउसेस।
पर एक चीज क्या है, he has no right to vote there as he is not the member of the लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, तो उन्हें वो जब प्रोसीडिंग चल रहा है अपना लोकसभा में राज्यसभा में और जॉइंट सेशन बैठा हुआ है, तो वो उधर रिप्रेजेंट कर सकते, उधर बैठ सकते हैं। पर अगर उस वोटिंग हो रहा है, उस मैटर को लेकर कुछ वोटिंग हो रहा है, ओके, वो वोटिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ही हैज नो राइट टू वोट देयर। व्हाई? बिकॉज ही इज नॉट द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बिकॉज ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, नीदर ही इज द मेंबर ऑफ लोकसभा नॉर इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। दैट्स व्हाई ही हैज नो पावर टू वोट देयर। ओके, क्लियर? वो उधर बैठ सकते हैं, वो उधर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर वो वोटिंग नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? देन ही एंजॉयज ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज दैट आर अवेलेबल टू एन एमपी। एक एमपी को, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो पर्क्स मिलता है, जो प्रिविलेजेस मिलता है, जो इम्यूनिटीज मिलता है, ये सब कुछ सेम तरह उनको मिलता है, वो एंजॉय करते हैं। एक एमपी को जो इम्यूनिटीज, जो पर्क्स, जो प्रिविलेजेस मिलता है, ये सेम उनको मिलता है, उनको मिलता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को मिलता है। तो ये हो गया आपका फंक्शन हो गया, उनका अपॉइंटमेंट हो गया, उनका ड्यूटीज हो गया। उसके अलावा कुछ उनका लिमिटेशन भी कुछ होता है। ओके, उनका कुछ लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन के अंदर वो काम करे, उसका बाहर वो काम नहीं कर सकते। क्या है? ही शुड नॉट एडवाइज और होल्ड अ ब्रीफ अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगेंस्ट में वो कुछ एडवाइस नहीं दे सकते, बिकॉज यू आर अपॉइंटेड एज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगेंस्ट में कुछ एडवाइस नहीं दे सकते हैं, ये आपका लिमिटेशन है। ओके, he should not defend accused in criminal prosecution without the permission of government of India। अगर किसी को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में उसको इनको एक्यूज किया गया है, तो उनको ये डिफेंड नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको परमिशन ना दिया, तब तक वो कोई एक्यूज्ड पर्सन को जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में फंसा हुआ है, उनको डिफेंड नहीं कर सकते हैं। ये भी एक लिमिटेशन है, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। सपोज पकड़ लो, मैं एक क्रिमिनल व्हाट एक्यूज हूं, मैं क्रिमिनल एक्यूज्ड पर्सन हूं, तो मैं अगर गया कि dear AGI, please suggest me, please defend me. No, he cannot defend me because without seeking the permission of government of India, he cannot defend me. This is the limitation of his duty. He should not accept appointment as a director of any company or corporation without the permission of government of India। अगर उनको कोई चांस मिला कोई बड़ा कंपनी में या फिर बड़ा कॉर्पोरेशन में एक बड़ा पद के लिए, एक डायरेक्टर के लिए, एक चेयरमैन के लिए, तभी भी वो पद नहीं ले सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट ही हैज टू सीक द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का परमिशन के बिना वो कोई भी बड़ा कंपनी हो या फिर कोई बड़ा कॉर्पोरेशन हो, अगर उसका कुछ बड़ा पद है, वो डायरेक्टर बोलो या फिर चेयरमैन बोलो, वो पद वो ग्रहण नहीं कर सकते हैं जब तक ही हैज नॉट टेकन द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की केस उनका अंदर उनका अगेंस्ट में क्या आ सकता है, उनका अगेंस्ट में मतलब उनको भी रिमूवल कर सकते हैं प्रेसिडेंट। ओके, देन द AGI इज नॉट ए फुल टाइम काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो AGI होते हैं ना, वो एक फुल टाइम काउंसिल नहीं है, तो इसलिए क्या हो सकता है, ही कैन कंटिन्यू एनी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। वो अगर चाहे कोई प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज ही इज नॉट द फुल टाइम काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो चाहे तो कहां पर भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो लेकिन जो भी करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगेंस्ट में नहीं हो सकता है, बिकॉज ही इज अपॉइंटेड एज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये चीज तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, क्लियर गाइस? आई थिंक इट्स क्लियर। देखिए, उसके अलावा क्या होता है, एक होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो अभी कौन है, हमारा तुषार मेहता जी है। तुषार मेहता जी है हमारा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और अभी जो अपना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है आर वेंकट रमणी, उनको 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट किया गया है। अगर प्रेसिडेंट चाहेंगे तो उनका टर्म को भी और बड़ा कर सकते हैं और उनका टर्म को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। फिलहाल अभी उनको 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट किया गया है। ये जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उनके बारे में कहां कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं हुआ, इट्स नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, तो ये जो एक बॉडी है, ये जो अपना AGI है, AGI को काम में हेल्प करने के लिए क्या होते हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए,
भारत में कितना हाई कोर्ट से बहुत सारा केसेस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चल रहा है, तो हर मैटर में अपना जो एजीआई है वो हर जगह रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसलिए जो अपना सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होंगे या फिर जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंडिया ऑफ इंडिया होंगे, तो वो जाकर उस मैटर में उधर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, समझ में आया कि जो अपना एजीआई है वो हर मैटर में खुद को रिप्रेजेंट नहीं करता। मतलब देखिए, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई दो तीन हाई कोर्ट में केस चल रहा या फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द एजीआई टू टेक पार्ट इन ऑल द मैटर्स। यस और नो? यस। सो इसलिए क्या होता है, एक ऑफिस है, उसका है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और उनको क्या बोलती है, ही इज द सेकंड लॉ ऑफिसर, ही इज द सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और एक होता है क्या, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, क्लियर? ये जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द इंडिया आफ्टर अपना जो एजीआई। ओके, बट इट्स नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बी, इट्स नॉट ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं है। अपना जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं हुआ है, इसमें कुछ आर्टिकल्स नहीं है। उनका काम क्या होता है, दे असिस्ट द एजीआई, तो वो असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे एजीआई को इन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑफिशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनका जो ऑफिशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा उसको फुलफिलमेंट करने के लिए वो उनको हेल्प कर सकते हैं। कौन करेंगे हेल्प? अपना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और कौन है, सॉरी, द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो ये था आपका एक विस्तार सा डिस्क्रिप्शन अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अंत में चले देखते हैं कुछ आर्टिकल से। ये 3 आर्टिकल से रिलेटेड टू एजीआई। पहले 76 क्या है, एजीआई ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जिक्र किया गया है अपना कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 76 में। और 88 में क्या है, राइट ऑफ द एजीआई। एजीआई का क्या राइट्स है, आज रेस्पेक्ट द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट्स कमिटीज। जो पार्लियामेंट का 2 हाउस है, लोकसभा, राज्यसभा, और उनका जो कमिटीज है, उन सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये आर्टिकल 88 में लिखा हुआ है, द राइट ऑफ द एजीआई। और 105 देखिए आर्टिकल क्या है, इट द पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ द एजीआई। तो आर्टिकल 105 provides the power, privileges and immunities of the Attorney General of India. Okay, 76 AGI of India, 88 rights of the AGI as respect the houses of the parliament and its committees, and article 105 powers, privileges and immunities of the AGI। ये उनका इंपोर्टेंट आर्टिकल से। तो दोस्तों ये था comprehensive description about the Attorney General of India। I think अगर ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है या फिर मेंस में आता है, उसको लिखने के लिए आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा आप लोग को ये अपना पॉलिटी का क्या है, ये कोर है, मतलब ये तो स्टैटिक पार्ट है। कभी कभी उसका अपडेट आता है जिसमें आपको न्यूज पेपर पढ़ना पड़ेगा, जो न्यूज पेपर अपना द हिंदू न्यूज पेपर, बेस्ट न्यूज पेपर फॉर द ओपीएससी एंड द यूपीएससी एस्पिरेंट्स। ओके, अगर उनमें कुछ चेंजेस होता है, कुछ अमेंडमेंट होता है, कुछ नया लॉज आता है रिलेटेड टू एजीआई, तो उसको आप अपडेट होना पड़ेगा ताकि आप एग्जाम में आप, क्योंकि एग्जाम में स्टैटिक पर्सन तो पूछता है, उसके अलावा कुछ जो प्रीलिम्स एग्जाम में कुछ एडवांस लेवल का, मतलब कुछ पूछ देता है जो अभी का अपडेट करके क्या चल रहा है। ओके, तो इसलिए आपको हमेशा न्यूज़पेपर को पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आपका फुल्ली डिस्क्रिप्शन अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आशा करता हूं ये आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आपको जो एग्जामिनेशन आ रहा है उसमें भी आपको हेल्पफुल करेगा। आज के लिए इतना, और लेक्चर खत्म होने से पहले बोल रहा हूं, हमारा चैनल को बहुत सारा प्यार कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत मात्रा से सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट हम आपके पास ले सकें। ये हमारा प्रमिज है, ये LNT एजुकेशन का प्रमिज है आप लोग के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।